शाम के लगभग 6 बज रहे थे। सूरज ढलने लगा था और शहर की गलियों दिन भर की भाग दौड़ के बाद धीरे धीरे शांत हो रही थी। मैं एक लेखक होने के नाते अक्सर लोगों के चेहरे पर छुपी कहानियां तलाशता रहता था। मेरे लिए हर अनजान इंसान एक अधूरी किताब था जिसके पन्ने समय खोलता है। पिछले कई दिनों से मेरी नजर एक व्यक्ति पर बार बार पड़ रही थी। उसकी उम्र लगभग 42 से 45 वर्ष रही होगी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, मैले कुचले कपड़े और हाथों में हमेशा शराब की बोतल। उसके चाल देखकर साफ पता चला था कि नशा अब उसकी आदत नहीं, उसकी जिंदगी बन चुका था। लोग उसे देखते हंसते, कोई ताना मार देता, कोई बच्चों को उससे दूर रहने की सलाह देता, लेकिन मैंने कभी उसकी आंखों में नफरत नहीं देखी। वहां सिर्फ एक गहरा खालीपन था, जैसे कोई अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। मैंने आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछा। किसी ने कहा, अरे साहब, इसे छोड़िए, ये रोज पीता है। दूसरा बोला, इसे किसी बात की कमी नहीं, तो जवान बेटियां घर पर भी हैं, फिर भी शराब छोड़ता ही नहीं। मैंने सोचने लगा, अगर इंसान के पास घर है, परिवार है, रोजी है, रोटी है, तो फिर ऐसा कौन सा दर्द है जो उसे हर शाम बोतल के सहारे जीने पर मजबूर कर देता है। अगले दिन मैं फिर उसी समय वहां पहुंचा, वो फिर उसी जगह बैठा था। इस बार मैं उसके पास जाकर बिना कोई सवाल के पानी की बोतल बढ़ा दी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान भी थी। नाम क्या है आपका? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, नाम जानकर क्या करोगे साहब, लोग नाम नहीं, शराबी कहकर बुलाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर कुछ चुप गया। मैंने कहा, मैं एक लेखक हूँ, लोगों की नहीं, उनकी कहानियों को जानना चाहता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। कुछ देर बाद की खामोशी के बाद उसने बोतल जमीन पर रख दी और बोला, असली कहानी लिखनी है तो पहले ये समझ लीजिए कि शराब किसी की पहली पसंद नहीं होती। इंसान तब बोतल पकड़ता है जब उसे लगता है कि अब उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं बचा। उसकी आवाज भर गई। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक शराबी नहीं, बल्कि अपने भीतर बर्फों का तूफान दबाए बैठा इंसान है। उस दिन उसने अपनी पूरी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना था, कल इसी समय आना, अगर हिम्मत हो मेरी कहानी सुनने की। मैं वापस लौट आया, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी शराबी से नहीं, एक टूटे हुए पिता से मिला हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन जो सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, कई जिंदगियों के बिखरने की कहानी होगी। अगले दिन मैं तय समय से कुछ पहले ही उस जगह पहुंच गया। दूर से देखा तो वो व्यक्ति सड़क किनारे बने पुराने चबूतरे पर चुपचाप बैठा था। आज उसके पास हाथों में तो बोतल तो थी, लेकिन ढक्कन अब तक खुला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा। मैंने उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मेरी आंख देखी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगता था लेखक लोग भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन तुम वापस आ गए। मैंने कहा, मैं वादा करके भूलने वालों में से नहीं हूँ। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे, फिर उसने गहरी सांस ली और फिर बोल, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी लगभग 18 साल की और छोटी 16 साल की। बेटा कोई नहीं है, लोग कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे दिल के अंदर क्या बचा है। उसने पहली बार बोतल खोली, लेकिन पीने से पहले ही उसने नीचे रखी। जानते हो, मैं पहले ऐसा नहीं था, मेहनत करता था, हंसता था, परिवार के साथ सपने देखता था। मुझे लगता था कि दुनिया सबसे बड़ी दौलत मेरा घर है, लेकिन कभी कभी जिस घर को इंसान सबसे सुरक्षित समझता है वही उसके टूटने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। एक दिन मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिन पर पहले विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा भ्रम हो, लेकिन समय बीतता गया और शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने मेरे भरोसे की नींव हिला दी। उस दिन मैं पहाड़ से जिंदा था, लेकिन अंदर से मर चुका था। उसकी आंख से आंसू बहने लगे। उन्होंने छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, मैंने उसे रोका नहीं। कई बार आंसू भी वो भाषा होती है जिनसे शब्द कभी नहीं कह पाता। कुछ देर बाद वो बोला, लोग कहते हैं मर्द नहीं रोते, लेकिन सच ये है कि मर्द तब रोता है जब उन्हें लगता है कि उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं बचा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो गुस्सा कम था, टूटना ज्यादा था। क्या आपने कभी किसी से ये सब कहा? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं पता कि इंसान अपने ही दिल को कैसे समझा। वो कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आज मैंने तुम्हें बस शुरुआत बताई है, असली दर्द अभी बाकी है। मेरी पत्नी की बेवफाई ने मुझे तोड़ा, लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी की जिंदगी में हुआ उसने मुझे पूरी तरह खत्म कर दिया।
मैं चौंक गया। क्या एक पिता के जीवन में इससे भी बड़ा कोई जख्म हो सकता है? उसने बोतल उठाई, एक घूंट पिया और फिर सिर्फ इतना कहा, अगर सच जानना हो तो कल फिर आना, तब बताऊंगा कि कैसे एक घर के तरारे अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। मैं वहां से लौट तो आया, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ये महसूस होने लगा था कि ये कहानी सिर्फ एक शराबी की नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास, बिखरते रिश्ते और उन फैसलों की है जिनकी कीमत कई लोग मिलकर चुकाने वाले थे। अगली शाम जब मैं उसी चबूतरे पर पहुंचा तो वो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। आज उसके चेहरे पर थकान कुछ ज्यादा थी। मुझे देखते ही उसने कहा, आज जो बताऊंगा ये सुनकर शायद तुम उसे और भी कमजोर समझो। मैं शांत स्वर में कहा, जो इंसान अपना दर्द स्वीकार करे कमजोर नहीं होता। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरी बड़ी बेटी सब लगभग 13-14 साल की थी तब उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई। समय के साथ वो दोस्ती प्यार में बदल गई। मुझे इसकी भनक बहुत बाद में लगी। पहले मुझे लगा कि उम्र का असर है, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका रिश्ता चलता रहा 1-2 महीने नहीं, पूरे 5 साल। उसने गहरी सांस ली। उसने लड़के ने मेरी बेटी पर भरोसा किया था, भविष्य के सपने देखे थे। कई बार उसने मेरे बारे में भी सम्मान से बात की। मुझे लगा था कि अगर दोनों समझदार निकले तो आगे चलकर बात परिवार तक पहुंच सकती है। मैं ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। कैसे? मैंने पूछा। मेरे बेटी ने अचानक उस रिश्ता तोड़ दिया। कोई साफ वजह नहीं बताई। लड़का बार बार बात करना चाहता था, लेकिन उसने हर रास्ता बंद कर दिया। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तुम जानते हो सबसे बड़ा खतरनाक क्या था? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, उस लड़के का रोना नहीं, बल्कि उसका टूट जाना। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोला, कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि वो लड़का शराब पीने लगा है। पहले कभी उसने नशे को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उस हादसे के बाद उसने खुद को शराब में डुबो दिया। उसकी आंखें भर आई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि टूटा सिर्फ मेरा घर नहीं था, एक और जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मैंने पूछा, क्या आप उस लड़के से कभी मिले? उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं। अगर तुम सच लिखना चाहते हो तो उसे जरूर मिलना। मेरी बात पर मत लिखना, उसकी आंखें में जो दर्द हो उसे भी देखना, तभी कहानी पूरी होगी। उसके बाद मेरे दिल में उतर गई, एक लेखक के लिए एक पक्ष की कहानी कभी पूरी नहीं होती। सच को समझने के लिए हर किरदार की आवाज सुननी पड़ती है। मैंने उसी रात तय कर लिया कि अब मेरी अगली मुलाकात उस लड़के से होगी। मैं ये जानना चाहता था कि 5 साल का रिश्ता आखिर एक दिन में कैसे टूट गया। क्या सचमुच उसे कोई बिना कारण छोड़ दिया गया था, या कहानी का कोई दूसरा भी पहलू था? मेरे मन में अनगिनत सवाल थे। अगली सुबह मैं उस युवक से मिलने निकल पड़ा जिसके बारे में कहा गया कि अभी वो सपने देखा करता था, लेकिन आज शराब उसकी पहचान बन चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि उसकी आंखों में मुझे सिर्फ दर्द मिलेगा या ऐसी सच्चाई जो इस कहानी को रुख बदल देगी। अगले दिन सुबह मैं उस युवक से मिलने निकल पड़ा जिसके बारे में उसे पिता से ने बताया था। काफी पूछताछ के बाद मैं कस्बे के एक छोटे से किराए के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक दुबला पतला युवक चारपाई पे बैठा था। कमरे में बिखरी हुई किताबें, दीवार पर धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर और कोने में रखी शराब की कुछ खाली बोतलें बता रही थी वो अभी अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते थक चुका है। मैं दरवाजा खटखटाया। उसने मेरी ओर देखा और बोला, जी इससे मिलना है। मैंने अपना परिचय दिया, मैं लेखक हूँ, तुम्हारे बारे में सुना है इसलिए मिलने चला आया। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद सामान्य बातें हुई। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम किसी से बहुत प्यार करते थे? ये सवाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कुछ पल तक मेरी तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर निगाहें टिकाकर बोला, 5 साल, पूरे 5 साल मैंने उस रिश्ते को अपनी जिंदगी में माना। मुझे लगा था कि एक दिन हम दोनों साथ मिलकर अपना घर बसाएंगे। उसकी आवाज धीरे धीरे भर गई। मैंने कभी उसका साथ धोखा नहीं किया, ना किसी और लड़की से रिश्ता रखा। मेरे सारे सपने उसी के साथ जुड़े थे। लेकिन एक दिन उसका एक संदेश आया, अब हम साथ नहीं रह सकते, मुझे भूल जाओ। क्योंकि उसने वजह बताई। मैंने पूछा, उसने सर हिलाया। मैंने बहुत कोशिश की, फोन किया, संदेश भेजे, मिलने गया, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। मुझे आज तक नहीं पता था कि मेरी गलती क्या थी। उसने मेज पर रखी एक पुरानी डायरी उठाई। ये देखिए, इसमें मैंने उसके लिए लिखे हुए सपने हैं, आज भी फाड़ नहीं पाया। मैंने डायरी नहीं खोली, कुछ दर्द पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए खुद ही। वो आगे बोला, लोग कहते हैं कि लड़के जल्दी संभल जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि कुछ लोग बाहर से हंसते हैं और अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं। उसने सामने रखी खाली बोतल की ओर देखा। मैं शराब पीना नहीं चाहता। पहली बार दोस्तों ने कहा था कि इससे दर्द कम होगा। दर्द कम नहीं हुआ, बस आदत बढ़ती गई। मैं चुप था। कुछ देर बाद उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर कभी उससे मिलो तो उससे मेरी तरफ से कोई शिकायत मत करना, बस एक सवाल पूछना, अगर जाना ही था
तो 5 साल तक उम्मीद क्यों थी? उसके बाद शब्द मेरे भीतर उतर गए। मैं वहां से बाहर निकला तो मेरे मन में पहली बार ये विचार आया कि टूटे हुए रिश्तों में कभी कभी दोनों पक्ष की अपनी अपनी कहानी होती है। सच क्या है ये जाने बिना किसी को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन न्याय करना नहीं। अब इस कहानी का अगला पड़ाव उस युवती से मिला था जिसके फैसले ने 2 लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी। मैं जानना चाहता था कि उसके पास भी ऐसा कोई सच्चाई है जो अब तक किसी ने सुनी नहीं। उसी वक्त मिलने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच कहानी इतनी सीधी है? क्या 5 साल का रिश्ता बिना किसी वजह के खत्म हो सकता है? सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं उसी व्यक्ति तक पहुंचा। वो अपने घर में कुछ दूर एक प्रशिक्षण केंद्र से लौट रही थी। मैंने अपना परिचय दिया और विनम्रता से कहा, मैं एक लेखक तुमसे कुछ बात करना चाहता, अगर तुम ठीक ना लगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। वो कुछ क्षण मुझे देखती रही, शायद उसे समझ आ गया था कि मैं किस विषय में बात करना चाहता हूँ। उसने शांत स्वर में कहा, अगर आप उसी लड़की की बात करने आए तो पूछिए। अम्मा पास के एक शांत पार्क में जाकर बैठ गए। मैंने पहला सवाल किया, क्या तुम दोनों 5 साल तक रिश्ते में थे? उसने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ थी। फिर रिश्ता क्यों खत्म किया? उसने गहरी सांस ली। कई फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से ज्यादा सहना पड़ता है। मैंने कहा, वो लड़का आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया। उसकी आँख कुछ पल के लिए झुक गई। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा। तो फिर? वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोले, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सब कुछ सही किया। शायद मेरी भी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने समय रहते साफ बात नहीं की। मैं खुद उलझी हुई थी। घर का माहौल, रोज झगड़े, पापा की शराब, मम्मी और पापा के बीच अविश्वास, इन सब ने मुझे अंदर से बदल दिया था, जिसकी आवाज कांपने लगी। मैंने किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन मुझे किसी रिश्ते पर भरोसा भी नहीं रहा। मैं ध्यान से सुन रहा था। वो बोली, जिस घर में हर दिन विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे, वहां पलने वाला बच्चा कई बार खुद भी भरोसा करना भूल जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसे छोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं हुआ। मैं भी कई रातें रोई हूँ, बस मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने पूछा, क्या आज भी तुम अपने फैसले पर पछतावा है? उसने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ, इस बात का पछतावा है कि मैंने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर उस दिन बैठकर खुलकर बात कर लेती तो शायद 2 जिंदगियां शराब में नहीं डूबती। उसकी ये बात मेरे मन में गूंजती रही। मैंने महसूस किया कि ये हर इंसान अपने अपने दर्द का कैदी था। एक पिता शराब में डूब रहा था, एक युवक प्यार खोकर टूट गया, और एक बेटी अपने फैसले के बोझ तले जी रही थी। वहां से लौटते समय मेरे मन में एक ही विचार, कई बार रिश्ते एक गलती से नहीं टूटते, बल्कि लंबे समय तक जमा हुई चुपियों से बिखर जाते हैं। लेकिन अभी तक सवाल बाकी था, क्या इस टूटे हुए परिवार को फिर से जीने की कोई उम्मीद बची थी? इसका जवाब मुझे उस पिता की अगली मुलाकात में मिलने वाला था। अगले दिन शाम को मैं फिर उसी पुराने चबूतरे पर पहुंचा। दूर से दिखा तो वही व्यक्ति हमेशा की तरफ बोतल हाथ में लिए बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। शायद इसलिए कि कई वर्षों बाद किसी ने उसके दर्द को बिना मजाक उड़ाए सुना था। मैंने उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, लेखक साहब मिला है उससे? मैंने धीरे से कहा, हाँ, उससे भी मिला और आपकी बेटी से भी। उसने तुरंत मेरी ओर देखा। उसकी आंख में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने मेरे बारे में क्या कहा? मैंने उत्तर दिया, सबके पास अपना अपना दर्द है, कोई पूरी तरह खुश नहीं है। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ मेरी बेटी भी दुखी होगी, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ मुझे अपना टूटा हुआ घर याद आ जाता है। कभी कभी गुस्सा उस पर नहीं, अपनी किस्मत पर आता है। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि शराब पीकर आपकी किस्मत बदल जाएगी? उसने फीकी मुस्कान के साथ बोतल उठाई। नहीं, लेकिन कुछ घंटों के लिए दर्द शून्य हो जाता है। मैंने बोतल उसके हाथ से लेकर जमीन पर रखी। दर्द शून्य होता है, खत्म नहीं। हर सुबह वही दर्द पहले से बड़ा होकर वापस आता है। मेरी बात सुनता रहा। मैंने आगे कहा, आपने अपनी पत्नी को खो दिया, भरोसे खो दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने खुद को भी खो दिया तो आपकी बेटियों किसे पिता कहेगी? उसके हाथ कांपने लगे। मेरी बेटियां? उसने धीमी आवाज में कहा, क्या वो भी मुझे पिता मानती होंगी? मैंने जवाब दिया, वो चाहे आपसे नाराज हो, आपके फैसले से दुखी हो, लेकिन उन्हें आज भी अपने पिता की जरूरत है, शराब की नहीं। उसकी आंख से आंसू बह निकले। मैं बहुत थक गया हूँ लेखक साहब, सच कहूँ तो कई बार जीने का मन भी नहीं करता। मैंने उसका कंधा पकड़कर कहा, जिस इंसान को जीने के वजह खत्म हो जाती है और दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता, लेकिन आप आज भी अपनी बेटियों की चिंता करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर का पिता भी जिंदा। वो फूट फूट कर रोने लगा। कई वर्षों का दर्द जैसे बाहर निकल रहा था।
कुछ देर बाद उसने कहा, अगर मैं शराब छोड़ना चाहूँ तो क्या इतनी देर हो चुकी है? मैंने मुस्कुराया, सूरज डूबने के बाद भी अगली सुबह निकलता है, इंसान क्यों नहीं? उसने पहली बार अपने हाथ की बोतल को लंबे समय तक देखा, फिर धीरे धीरे उठाकर पास पड़े कूड़ेदान तक गया और पूरी बोतल उसमें फेंक दी। बोतल टूटने की आवाज आई। वो सिर्फ कांच टूटने की आवाज नहीं थी, वो एक ऐसे इंसान के भीतर बैठे हार मान चुके आदमी को टूटने की आवाज थी, जिसने पहली बार फैसला किया था कि वो अपने दर्द से भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा। मैंने मन ही मन सोचा, शराब छोड़ना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता उस वजह का सामना करना जिसके कारण इंसान शराब तक पहुंचा था। आज उसने पहला कदम उठा लिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी भी शुरू होने वाली थी। बोतल कूड़ेदान में फेंकने के बाद मुझे लगा था कि शायद उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं उसी से मिलने पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई। वो इस बार नशे में नहीं था, लेकिन उसकी आंख के नीचे काले घेरे और कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि वो अपने भीतर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे देखते ही वो बोला, लेखक साहब, शराब छोड़ना जितना आसान मैंने समझा था उतना है नहीं। मैंने उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली। रात की नींद नहीं आती, पुराने दृश्य बार बार आंखों के सामने आ जाते हैं। कभी पत्नी का चेहरा याद आता है, कभी अपनी बेटियों का बचपन। फिर लगता है कि शायद गलती सिर्फ दूसरों की नहीं, मेरी भी थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई, इसलिए नहीं कि वो दुखी था, बल्कि इसलिए कि पहली बार वो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को भी परख रहा। मैंने कहा, जो इंसान अपनी गलती देखने लगता है वही बदलने की शुरुआत करता है। वो धीमे से बोला, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि मैं अच्छा पिता भी नहीं बन पाया। उसकी आवाज भर गई। जब मेरी बेटियों की मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं शराब की बोतल के साथ बैठा रहा। मैंने उसकी तरफ देखा, अभी भी देर नहीं हुई है। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कल पहली बार छोटी बेटी से ठीक से बात की। उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते बस इतना बोली, पापा आज आपके मुंह से शराब की बदबू नहीं आ रही। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। लेखक साहब, उसके एक ये वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने कहा, कभी कभी बच्चे की छोटी सी बात बड़े बड़े उपदेशों से ज्यादा असर करती है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन समाज मुझे बदलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मुझे रोज शराब पीते देखा है, अब वही लोग कहते हैं, देखना 2 दिन में फिर पीने लगेगा। शराबी कभी नहीं बदलते। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया का काम है बोलना। अगर तुम हर आवाज का जवाब दोगे तो अपने दिल की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। उसने सिर हिलाया। मैंने तय कर लिया है, अगर लड़ना है तो अपने अतीत से लड़ूंगा, लोगों की बातों से नहीं। उसी समय उसकी छोटी बेटी वहां आ गई। शायद वो पहली बार अपने पिता को होश में देखकर शायद महसूस कर रही थी। उसने चुपचाप अपने बैग से एक टिफिन निकाला और बोली, पापा खाना खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया हो। व्यक्ति के हाथ कांपने लगे। उसने टिफिन लिया और कई वर्षों बाद पहली बार अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी की आंखें भी भर आई। मैंने उस दृश्य को चुपचाप देखा। मुझे लगा जिस इंसान ने अपनी उम्मीद खो दी थी उसकी जिंदगी में उम्मीद लौट रही थी। उस दिन घर लौटते समय मेरे मन में एक बात साफ थी, धोखा इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन बच्चों का प्रेम उसे फिर से जीना सिखा सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे उस माँ से मिलना था जिसके फैसले ने पूरे परिवार को बिखेर दिया था। मैंने उसकी बात भी सुना चाहता था, क्योंकि हर कहानी के दूसरे पन्ने पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। अगले दिन मैं उसी महिला से मिलने निकल पड़ा जिसके बारे में अब तक मैंने केवल दूसरे की बातों सुनी थी। एक लेखक के रूप में मैं जानना चाहता था कि किसी भी कहानी का निर्णय तब तक निर्णय नहीं किया जा सकता जब तक हर पात्र की बात सुन ना ली जाए। काफी प्रयास के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई। समय ने उनके चेहरे पर भी गहरी लकीरें खींच दी थी। पहली नजर में वो एक सम्मान महिला लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वर्षों का बोझ साफ दिखाई देता था। मैंने अपना परिचय दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे पता है आप किस लिए आए, शायद मेरी गलती सुन। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं गलती नहीं, सच्चाई सुनने आया। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए लंबी सांस ली। लोगों ने जो देखा वही सच मान लिया, लेकिन रिश्ते बाहर से जितने आसान दिखाई देते हैं भीतर से उतने ही उलझे हुए होते हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको अपने फैसले पर पछतावा है? उसने बिना देर के उत्तर दिया, हर उस फैसले पर जिसने मेरे बच्चों का बचपन छीन लिया। उसकी आंख नम हो गई। पति पत्नी के बीच जो भी हुआ उसकी सबसे बड़ी सजा हमारी बेटियों ने भुगती। वो हर दिन हमारे झगड़े देखती रही। एक घर जो उन्हें सुरक्षा दे सकता था वही उनके लिए डर की जगह बन गया। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने कहा, मैं किसी से ये उम्मीद नहीं करती कि लोग मुझे सही माने, लेकिन एक बात जरूर चाहती हूँ, मेरी बेटियां मेरी गलती को अपनी किस्मत मत बना ले। उसकी ये बात मेरे मन में उतर गई। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कभी अपने पति से माफी मांगी?
उसने सिर झुका लिया, कई बार चाहा लेकिन हिम्मत नहीं हुई। समय निकल गया, फिर अहंकार बीच में आ गया। उसके बाद दूरी इतनी बढ़ गई कि शब्द भी छोटे पड़ गए। मैंने महसूस किया कि ये परिवार सिर्फ विश्वास टूटने से नहीं बिखरा था, बल्कि समय पर बातचीत ना होने से भी बिखरा हुआ था। तब मैं वहां से लौटने लगा तो उसने मुझे रोकर कहा, अगर कभी उनसे मिलो तो बस इतना कहना कि मैं उन्हें दोष नहीं देती, और अगर वो मुझे कभी माफी ना करे तब भी मैं उससे उनकी खुशहाली की दुआ करूंगा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाहर निकलते समय मेरे मन में केवल एक विचार था, रिश्ते तब नहीं टूटते जब पहली गलती होती है, वो तब टूटते हैं जब लोग गलती के बाद भी चुप रहना चुन लेते हैं। अब मेरे सामने सबसे कठिन काम था, क्या इतने वर्षों से टूटे हुए इस परिवार के बीच संवाद की एक छोटी सी शुरुआत कराई जा सकती थी। मुझे नहीं पता था इसका परिणाम क्या हो, लेकिन एक लेखक होने के नाते मैं इतना जरूर जानता हूं, कभी कभी एक सच्ची बातचीत कई वर्षों की खामोशी से ज्यादा ताकतवर होती है। उस शाम आसमान पर बादल छाए हुए थे, मौसम भी जैसे किसी बड़े फैसले की गवाह बनने को तैयार था। कई दिनों तक सबसे अलग अलग बातें करने के बाद मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। मैंने उस पिता, उस दोनों बेटियों और उसकी मां तक संदेश पहुंचाया कि अगर वो चाहे तो एक बार बिना झगड़े, बिना आरोप और बिना पुराने हिसाब किताब के केवल बात करने के लिए मिले। मुझे उम्मीद कम थी, लेकिन तय समय पर सबसे पहले वो आया। इस बार उसके कदम लड़खड़ा नहीं रहे थे, चेहरे अब भी थका हुआ था, मगर आंख में नशे की जगह एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ ही देर में उसकी दोनों बेटियां अभी आ गई। बड़ी बेटी ने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन नजरें तुरंत झुका ली। छोटी बेटी धीरे धीरे आकर पिता के पास बैठ गई। सबसे आखिर में उसकी माँ आई। पूरा कमरा खामोश हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ थे, लेकिन शब्द किसी के साथ नहीं दे रहे। मैंने धीरे से कहा, आज कोई किसी पर आरोप नहीं लगाया, आज केवल अपने दिल की बात कहेंगे। सबसे पहले पिता खड़े हुए, उनकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा पिता था या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैं अच्छा पिता भी नहीं बन पाया। जब तुम दोनों की मेरी जरूरत थी तब मैं शराब में डूबा हुआ था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही उनकी आंख से आंसू बहने लगे। छोटी बेटी खुद पर रोक नहीं पाई, दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। पापा, हमें आपकी जरूरत आज भी है। ये सुनते ही पिता जोर जोर से रो पड़े। बड़ी बेटी अब भी चुप बैठी थी। कुछ क्षण बाद वो उठी और बोली, पापा, मैंने बस जिंदगी में ऐसे फैसले लिए जिनसे लोगों को दर्द पहुंचा। उस समय मैं खुद उलझी हुई थी। मैं किसी को दोष नहीं देती, लेकिन आज समझ में आता है कि चुप्पी भी कई बार बहुत बड़ा अपराध बन जाती है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी उनकी माँ धीरे से बोली, अगर मेरी वजह से ये घर टूटा तो उसकी सबसे बड़ी सजा मुझे हर दिन मिली है। मैं समय को वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर मेरे लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह बची हो तो मुझे इंसान समझकर माफ करने की कोशिश कर। उस पिता ने पहली बार बरसों बाद उसकी तरफ देखा। उसकी आंख में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं शायद सब कुछ भूल ना सकूं, लेकिन अब नफरत लेकर भी नहीं जीना चाहता। ये सुनकर कमरे का माहौल बदल गया। किसी ने किसी को पूरी तरह माफ नहीं किया, किसी के घाव भी पूरी तरह नहीं भरे थे, लेकिन वर्षों बाद पहली बार चारों लोग एक दूसरे की बात सुन रहे थे। मैं चुपचाप ये सब देखता रहा था। मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते हमेशा पहले जैसे नहीं बनते, लेकिन टूटे हुए रिश्ते में भी सम्मान और शांति वापसी लाई जा सकती है। जब मैं वहां से निकलने लगा तो उसके पिता ने मुझे आवाज दी, लेखक साहब। मैं मुड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज लगातार 30वां दिन। मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वर्षों बाद वहां दर्द तो था, लेकिन हार नहीं थी। लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। जिंदगी पहले जैसे नहीं थी, लेकिन अब पहले जैसे बुरी भी नहीं रही। एक सुबह मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। लेखक साहब, पहचानिए मैं कौन? आवाज जानी पहचानी थी। मैंने मुस्कुराया। लगता है अब शराब की नहीं, चाय की खुशबू आने लगी। उधर से हंसी सुनाई दी। बिल्कुल सही पहचाने आपने। वो वही व्यक्ति था जिसने मेरी मुलाकात एक शराबी के रूप में हुई थी। उसने कहा, अगर समय हो तो आज घर आइए। मैं तुरंत उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर दाढ़ी सलीके से बनी हुई थी, कपड़े साफ थे, आंख में लालपन नहीं था। सबसे बड़ी बात, आज उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान थी। घर के अंदर गया तो छोटी बेटी रसोई में चाय बना रही थी। बड़ी बेटी भी अब पहले से अधिक शांत और समझदार दिखाई दे रही थी। घर में अब चीखने की आवाज नहीं थी, सम्मान बातचीत सुनाई दे रही थी। उसने मुझे बैठाते हुए कहा, लेखक साहब, आज पूरी 1 साल हो गए मैंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुबारक। वो बोला, पहले मुझे लगता था कि शराब मेरा सहारा है, अब समझ आया कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन थी। उसने मेरा दर्द कम नहीं किया था, बल्कि मेरी बची हुई खुशियां भी मुझसे छीनने ली थी।
इतने में उसकी छोटी बेटी चाय लेकर आई और मुस्कुरा कर बोली, अब पापा हर सुबह हमारे साथ चाय पीते हैं। उसके पास सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गई। कुछ देर बाद वो व्यक्ति मुझे घर के बाहर ले गया। वहीं पुरानी शराब की दुकान थी जहां वो कभी रोज आया करता था। उसने दुकान की तरफ देखकर कहा, एक समय था जब मैं सोचता था कि इस दुकान के बिना जी नहीं पाऊं। आज महीने हो गए, इधर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उनसे पूछा, तुम्हें बदलने वाली सबसे बड़ी चीज क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब मेरी छोटी बेटी ने कहा, पापा आज आपके मुंह से शराब की बदबू नहीं आ रही। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं शराब नहीं पी रहा था, शराब मुझे पी रही थी। उसके बाद मेरे मन में हमेशा के लिए बस गए। घर लौटते समय मैंने अपनी डायरी खोली और उसमें पूरी कहानी की आखिरी पंक्तियां लिखी। धोखा जीवन का अंत नहीं होता। किसी अपने का गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं बनाना चाहिए। दर्द से भागने के लिए शराब चुनना आसान है, लेकिन दर्द का सामना करके अपने परिवार के लिए जीना है सच्ची बहादुरी है। रिश्ते टूट सकते हैं, भरोसा बिखर सकता है, आंख से आंसू बह सकते हैं, लेकिन जब तक इंसान के भीतर बदलने की इच्छा जिंदा है, तब तक कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद सुबह ना आए। मैंने डायरी बंद की और आसमान की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन मुझे पता था हर डूबते सूरज के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। नशा कभी समाधान नहीं होता। विश्वास टूट सकता है, लेकिन जीवन को दोबारा खड़ा किया जा सकता है यदि इंसान हार मानने के बजाय बदलने का निर्णय ले। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसा ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।